स्वागत है आपका द प्रिंट में। उत्तराखंड एक इकलौता पहला ऐसा राज्य बना है जिसने अपने राज्य में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट किया है। देश के अलग अलग राज्यों में इस तरह की शुरुआत हो रही है, लेकिन उत्तराखंड ने उस माइलस्टोन को इस्टेब्लिश कर लिया है यूसीसी लागू करके। और हमारे साथ हैं जो यूसीसी लागू करने का जो पूरा फ्रेमवर्क है, जो उसकी कमिटी है, किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उसकी जो पूरी कंट्रोल जिनके पास में है, उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह जी, जो कि एक काफी इनका लंबा करियर रहा है, एक इनिंग इन्होंने ब्यूरोक्रेसी में बिताई है। यूपीए के दौरान भी वाजपेयी के साथ काम करते हुए, अयोध्या सेल में रहते हुए, अयोध्या डिस्प्यूट को सॉल्व करने की जिम्मेदारी निभाते हुए, और एक जो बड़ा काम उन्होंने उत्तराखंड में इस समय किया है यूसीसी को लागू करके। तो शत्रुघ्न जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द प्रिंट पे। धन्यवाद अनिमेश जी। और शुरुआत करते हैं कि शत्रुघ्न जी, जो उत्तराखंड में जो आप लोगों ने मॉडल एस्टैब्लिश किया, जो लागू किया है, उसमें सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो कि लिव इन रिलेशनशिप को लेके, कि लिव इन रिलेशनशिप को लेके किस तरह का फ्रेमवर्क आप लोगों ने यूसीसी में इम्प्लीमेंट किया है, और किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और जो शुरुआती आपके अनुभव आए हैं इम्प्लीमेंट होने के बाद, वो किस तरह के आ रहे हैं, किस तरह से का बिल्कुल हैसल फ्री हो रहा है, या इसमें कोई बाधाएं आ रही है। तो क्या क्या इसमें मुख्य रूप से आप लोगों ने लिव इन को रिलेशनशिप को, क्योंकि देश में कई तरह के इंसिडेंट भी हुए हाल के दिनों में, और जिसमें कि ये सवाल उठाए गए कि लिव इन रिलेशनशिप को किस तरह से रेगुलेट किया जाना चाहिए। तो क्या क्या इस तरह के फ्रेमवर्क आप लोगों ने उत्तराखंड में अपनाए हैं? इसमें जो मैं पिछले कुछ दिनों में अखबारों में समाचार छप रहे हैं या टीवी चैनल्स पे जो डिबेट चल रही है, उसका कुछ अंश मैंने देखा है। दो प्रकार की भ्रांतियां लोगों के दिमाग में कदाचित आई है। एक तो ये है कि जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसमें बहुत लंबी चौड़ी सूचनाएं मांगी जा रही है। मैं ये बताना चाहूंगा कि लिव इन का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन पोर्टल पे किया जाता है। तो जब उसको हम लिपिबद्ध करते हैं कि क्या क्या सूचनाएं चाहिए, तो जैसे एक सूचना में कई आपके पास विकल्प होंगे। मान लीजिए 7-8 विकल्प है, उसमें से एक ही सूचना भरनी है। मिसाल के तौर पे अगर आप जहां रहते हैं उसके प्रूफ के बारे में, आप बिजली का बिल दे सकते हैं, जो आपका अग्रीमेंट पॉलिसी कॉपी दे सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो ऐसा लगता है कि बहुत लंबी सूचना है, लेकिन सूचना एक ही लाइन की है, अच्छा, या एक ही अंक की है। आप खाली क्लिक करना है, सूचना दे देना। किसी न्यूज़पेपर में लिखा कि 16 पेज का फॉर्म उसमें भरना पड़ेगा। उसने, जो बहुत प्रख्यात न्यूज़पेपर है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने लिखा है, तथ्यात्मक रूप से उनकी बात सही है। यदि आप किताब पढ़ेंगे तो उसके पीछे जो फॉर्म दिया हुआ है वो 16 पेज का है। लेकिन जब आप ऑनलाइन भरना शुरू करेंगे तो 16 पेज क्या, वो तो मुश्किल से 10 मिनट या 15 मिनट का काम है। कोई अनपढ़ आदमी भी, बिल्कुल ही जिनको ठीक से पता नहीं, वो भी बैठेंगे तो मैक्सिमम 20-25 मिनट से ज्यादा नहीं लगता उसको फॉर्म को भरने में। वैसे तो हमारे लोगों ने उसको फॉर्म भर के बताया था कि 5 मिनट का काम है, लेकिन मैं मानता हूं कि जिनको ठीक से नहीं आता 20-25 मिनट का टाइम लगेगा। तो ये कहना कि सूचनाएं केवल 3-4 मौलिक सूचनाएं मांगी जा रही है, आपका नाम, आपका जो एड्रेस क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, यदि लिव इन रिलेशनशिप से पहले आपके बच्चे भी हैं तो उनकी सूचना, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनका बर्थ सर्टिफिकेट, बस इससे ज्यादा कोई सूचना ही नहीं मांगी जा रही है। बाकी तो उसमें जो विकल्प दिए गए हैं वो है। तो पहली बात है कि इससे ये भ्रांति दूर होनी चाहिए कि बहुत लंबी चौड़ी सूचनाएं मांगी जा रही नहीं। आप स्वयं भी जाके वेबसाइट पे देख सकते हैं, क्योंकि वो 1 बाय 1 गाइड करता चलेगा, और भरने में मेरा ख्याल है कि बहुत आमतौर पे 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। और दूसरा जो जिसको आप कह रहे हैं कि उसमें एक सर्टिफिकेशन है कि किसी रिलीजियस लीडर से आपको सर्टिफाई करना पड़ेगा, वो क्या है? जी, तो उसी बिंदु पे मैं आ रहा था। दूसरी भ्रांति ये फैलाई गई है कि यदि आप लिव इन का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आएंगे तो आप अपने रिलीजियस हेड से एक सर्टिफिकेट लाएंगे। फिर ये भी कहा गया कि अगर इंटरफेथ मैरिज होगा तो 2 अलग अलग रिलीजियस इससे कैसे लाएंगे, एक से कैसे लाएंगे, वगैरह। तो इसके पीछे ये बुनियाद ये है कि जो शादी के रिश्ते हैं, जो एक्ट बना है, उसमें सर्टेन रिलेशनशिप्स प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की श्रेणी में आते हैं। उनको उन्होंने टेक्निकल नाम दिया है प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशन ऑफ मैरिज। ठीक है, मिसाल के तौर पे
आप अपनी बहन से शादी नहीं कर सकते, आप अपनी माता से शादी नहीं कर सकते, आप अपनी बहू से शादी नहीं कर सकते, आप अपने बच्चे की बेटी से शादी नहीं कर सकते। ये हर धर्म में ऐसा नहीं है, केवल किसी किसी पर्टिकुलर धर्म में। अगर आप उनके एक्ट निकालेंगे आज की तारीख में जो एप्लीकेबल है, उसमें सारे रिश्ते वर्जित हैं, ठीक है। अब जो लिव इन रिलेशनशिप है, वो उसके बारे में भी तो यही है ना कि यू आर इन अ रिलेशनशिप विच इज इन द नेचर ऑफ मैरिज, विच इज नॉट एग्जैक्टली बिकॉज फॉर्मलाइज नहीं हुआ। अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पढ़ेंगे जिसमें इसकी परिभाषा दी गई थी, जहां से हमने भी इसको उठाया है, उसमें साफ साफ लिखा गया कि इन द नेचर ऑफ मैरिज। तो जो बंदिशें लगेंगी शादी में, जिन रिश्तों में शादी नहीं हो सकती, क्योंकि बात उसके पीछे मूल बात क्या है? मूल बात यह है कि बहुत क्लोज ब्लड रिलेशनशिप में यदि शादी होती है तो बच्चों में विकृति पैदा होती है। उसको हटाने के लिए जो मूल मैं समझता हूं साइंटिफिक रीजन है, तो वो लिव इन रिलेशनशिप में कैसे कर सकते हैं, जबकि बच्चे तो वहां भी पैदा होंगे, तो उनको भी अलाउ नहीं कर सकते। तो कोड में ये लिखा गया कि जो चीज शादी के लिए वर्जित है, जो रिलेशनशिप, वही रिलेशनशिप लिव इन के लिए भी वर्जित है। अब जब हमने रूल बनाया तो इसको कैसे देखेंगे कि कौन सा चीज, अच्छा पहले तो वर्जित हो गया, लेकिन उसमें एक विंडो दिया गया। विंडो यह दिया गया कि अगर वर्जित है, लेकिन कुछ रिलेशनशिप ऐसे हो सकते हैं जो पारंपरिक रूप से किसी समुदाय विशेष में अनुमन्य रहे हो। मिसाल के तौर पे कजिन्स में शादी आमतौर पे, अगर आप मिताक्षर में जाएंगे तो नहीं होती है, लेकिन बाकी जो कम्युनिटीज है इंक्लूडिंग हिंदूज में कहीं कहीं ये शादी अलाउड है। उसको बचाने के लिए कि क्या ऐसा ना हो कि लोगों को लगे कि उनकी पारंपरिक तरीकों पे हमला हो रहा है या उनका हनन हो रहा है, उसको रोकने के लिए ये मुस्लिम्स में भी है, कजिन्स में शादी हो जाती है। या अगर पारंपरिक रूप से आपके वो शादी अनमन्य रही है, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने इसको वर्जित की श्रेणी में लाया है, तो अगर इस्टेब्लिश हो जाता है तो ये अलाउड होगा शादी के लिए भी और लिविंग के लिए भी। अब वो कैसे देखेंगे हम? वो तो हम तभी देखेंगे ना जबकि उनके समुदाय का कोई प्रतिष्ठित आदमी हमें बता दे कि हाँ भाई ये इसमें अलाउड है। अदरवाइज तो फिर सरकारी तंत्र पे चला जाएगा, वो अपने मनमानी बोलेगा इसमें अलाउड है, इसमें अलाउड नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि इसको एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी दी गई है। डिस्पाइट द फैक्ट दैट दीज रिलेशनशिप्स आर प्रोहिबिटेड, यू आर परमिटेड टू बी इन अ लिव इन रिलेशनशिप, उसके लिए केवल कहा गया है। दूसरी बात यह है कि ऐसे मामले उत्तराखंड में मेरा अनुमान है कि मैक्सिमम 1 या 2% से ज्यादा नहीं आने वाले हैं। तो बहुत ही कम मामले आएंगे, भी तो बहुत कम मामले आएंगे। अमूमन इन जनरल किसी भी धर्मगुरु या किसी भी कम्युनिटी हेड के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जो आपको लगता है कि जो पुरानी रिलेशनशिप से को आपको उसकी जानकारी देनी है, फिर जो टेनेंट है वो उसने अगर बताया नहीं कि भाई लिव इन रिलेशनशिप वाले लोग हमारे यहाँ रह रहे हैं, तो उसके ऊपर भी जुर्माना है, तो ये एक इससे चेक होगा, या फिर कोई व्यक्ति जो लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहता है उसको लगेगा कि अरे यार इतने में बखेड़े में क्यों पड़ूंगा, मैं तो उत्तराखंड से बाहर चला जाता हूं। तो एक तरह से उसको डिस्करेज करने का ये अटेम्प्ट है, या फिर सेफ्टी और जो प्रोटोकॉल है उसको एस्टैब्लिश करने के लिए ये सब फीचर दिए गए हैं? शंकर जी, ये ठीक इसके विपरीत है। जो शंकाएं पैदा हुई है उन शंकाओं से परे जाके मैं बता रहा हूं। जैसा मैंने आपसे बताया कि जब बच्चे लिविंग में रहना चाहते हैं उनको सबसे बड़ी दिक्कत आती है रेंटेड अकोमोडेशन की। देखिए, अक्सर वो अपने पेरेंट्स से दूर रह रहे होते हैं, उनके घर में नहीं होते, तो रेंटेड अकोमोडेशन की तलाश करते हैं। हमने रूल्स में ये व्यवस्था की है कि अगर आप लिविंग में रहना चाहते हैं, इफ यू इंटेंड टू गो इन फॉर अ लिव इन रिलेशनशिप, तो आपको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट हम दे देंगे, जिसके बिना पे कोई मकान मालिक इस आधार पे आपको रिफ्यूज नहीं कर सकता किराए पे देने के लिए कि आप शादीशुदा नहीं। तो ये तो फैसिलिटेशन कर रहे हैं जो एग्रीमेंट, इसीलिए उसको मौका दे रहे हैं कि आप प्रोविजनली सर्टिफिकेट ले लीजिए, उसको लेके आप जाएंगे तो मकान मालिक को ये कहा गया कि आप रिफ्यूज नहीं कर सकते इस बिना पे कि ये शादीशुदा जोड़ा नहीं है। अभी कई मामले न्यायालयों में भी आए हैं इस प्रकार के, जहां न्यायालयों ने आदेश दिया है, माननीय उच्च न्यायालय में आप पढ़ेंगे कई जजमेंट्स आए हैं इस प्रकार के मामलों में, जहां उन्होंने कहा नहीं, ये उनकी स्वतंत्रता, आप मकान को रिफ्यूज नहीं कर सकते। तो ये फैसिलिटेशन। और जहां तक मकान मालिकों की बात है, एक तो उनको हिदायत ये दी गई है कि आप
किसी को मना नहीं करेंगे। और दूसरी बात यह है कि यदि ये मामला आता है कि कोई लिव इन में रह रहा है बिना किसी रजिस्ट्रेशन के, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप जो संबंधित अथॉरिटीज है उनको बताएं, ताकि जो हमारी मूल मंशा है विमेन की खिलाफ कोई क्राइम नहीं हो, उसको प्रोटेक्ट करने की, वो मंशा हमारी पूरी हो। और इसमें जो आपने ये भी प्रोविजन रखा है कि जो लिव-इन रिलेशनशिप में जो अगर ब्रेकअप हो जाता है तो उसमें जिस तरह से मैरिजेस में बेनिफिट मिलते हैं महिलाओं को, लड़कियों को, वो सारे बेनिफिट लड़कियों को मिलेंगे लेकिन पुरुष को नहीं मिलेगा। तो अब इसके पीछे भी जो सोच है मैं बताना चाहूंगा। देखिए, हमारा समाज बहुत पुराने समय से, काफी समय से पुरुष प्रधान समाज रहा है। इसको तो ये तो सत्य है, कोई नकार नहीं। कोई भी समाज हो, हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो, ईसाई समाज हो, सभी पुरुष प्रधान समाज रहे। फैमिली लॉ जब अलग अलग समुदायों में निकल आए तो उसकी बहुत गहरी छाप फैमिली लॉज पे नहीं है। यानी पुरुषों को महिलाओं से अधिक अधिकार दिए गए। तो एक अंडरलाइन थीम था जब हम कोड बना रहे थे कि इसको हमें दूर करना है। महिलाओं के खिलाफ अगर कहीं भी आर्बिट्रेरी तरीके से डिफरेंशिएशन किया जा रहा है तो उसे हटाना, ये मौलिक सोच थी। आप ये कह सकते हैं कि आपकी सोच तो होनी चाहिए कि दोनों सेक्सेस के में बराबरी करनी है, तो वो भी सही है, दोनों सेक्सेस के बराबर में बराबरी करनी थी, लेकिन पारंपरिक तरीके से महिलाएं दबाई गई तो उनके अधिकारों का रक्षण करना था। एक तो मोटी बात हो गई। जहां तक मेंटेनेंस की बात आती है, जो शादी विवाह में इसको हमने दोनों पक्षों के लिए समान रखा है कि दोनों स्पाउस में से कोई भी किसी से मेंटेनेंस मांग सकता है। लेकिन हम जब लिव इन की बात करते हैं तो चूंकि बहुत ही आर्बिट्रेरी तरीके से इसको तोड़ा जा सकता है। शादी विवाह में तो बिना डाइवोर्स लिए आप तोड़ नहीं सकते इसको, तो कोई भी उसमें से कोई भी एक आदमी, चाहे पुरुष भी चाहे स्त्री भी चाहे, तो किसी भी दिनों को समाप्त कर सकता है। इट्स लाइक जैसे बोलते हैं ना कि आप तत्काल तलाक वाले जो मामले होते हैं, उस प्रकार की व्यवस्था है चूंकि लिव इन रिलेशनशिप है। और इसमें अधिकांशतः महिलाएं जो होती हैं उनको फिर बाद में कोई अवलंबन प्राप्त नहीं होता है। ये हमारे जब हम लोग जब ट्रैवल कर रहे थे, लोगों से बातें कर रहे थे या यहाँ के भी स्थानीय लोगों से बात की, तो ये बात आई थी, देखिए लिव इन अगर आप कर भी रहे हैं तो महिलाओं के हितों की रक्षा तो कीजिए। तो उनके हितों की रक्षा के लिए यहाँ आप कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक नहीं है पुरुष और महिला के बीच में, बल्कि समिति ने एक कदम आगे जाके महिलाओं को एक एक्स्ट्रा अधिकार दिया कि यदि वो डिजर्ट कर दी जाती है अपने पुरुष पार्टनर द्वारा तो उनको मेंटेनेंस का अधिकार होगा, उनके बच्चों को भी मेंटेन करने का जिम्मा होगा जो पुरुष लिविंग पार्टनर रहा है। तो इन अ सेंस ये कह सकते हैं, पुरुष कहते हैं कि आप महिलाओं को ज्यादा अधिकार दे रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में जो परिस्थिति हमारे समाज की है उसमें महिलाओं के हितों का रक्षण ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आज से 100 साल बाद ये भी सिमेट्रिक हो जाए, दोनों के लिए बराबर हो जाए, दोनों इतने एक दूसरे पे अवलंबित न रहे। आज की तारीख में आप कुछ भी कहें, अभी भी महिलाएं पुरुषों पे काफी अवलंबित रहती है, तो उसको तो हमें ध्यान में रखना। और जो इसमें जैसे पॉलीगॉमी से लेके डाइवोर्स, मैरिजेस, तो ये सब के जो कल की तारीख में जो अगर डिस्प्यूट होंगे तो डिस्प्यूट रिड्रेसल का मैकेनिज्म क्या रखा गया है, बनाया गया है कि अभी भी आपको एसडीएम के लेवल पे जाके डिस्प्यूट का रिजॉल्व होगा या कोर्ट में रिजॉल्व होगा, वो मैकेनिज्म क्या है? ये लिव इन के बारे में पूछ रहे हैं या इसके बारे में? लिव इन में तो कोई डिस्प्यूट होना नहीं है, कोई भी पक्ष कभी भी। लिव इन में तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, मैरिजेस, पॉलीगैमी और करेक्ट। तो शादी विवाह में यदि मैरिजेस के किसी कंडीशंस का उल्लंघन जो कि या तो दंडनीय है या जिसके आधार पे डिवोर्स लिया जा सकता है या जिसके आधार पे मैरिज को ओरिजिनली वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है या कुछ श्रेणी वॉइडेबल होती है जिसके आधार पे उसको वॉइडेबल स्वीकृत कर दिया जाए या डिवोर्स लेने की कार्रवाई हो, इसमें जो न्यायालय की प्रक्रिया होती है वो न्यायालय की प्रक्रिया यथावत रहेगी, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। मिसाल के तौर पे यदि आज डिवोर्स का कोई मामला आता है तो इस एक्ट के तहत भी जो फैमिली कोर्ट है मामला वहां जाएगा और फैमिली कोर्ट के कुछ अपने उनके रूल्स होते हैं, उस रूल्स को देखते हुए कोर्ट्स अपना अपना निर्णय लेंगे, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया।
तो इसके जो कई सारे क्रिटिक्स हैं, मैं एक दो जगह पे पढ़ रहा था कि उनका ये कहना है कि अगर कोर्ट को ही सब कुछ ये करना है तो फिर तो यूजीसी से वो समानता कैसी आएगी? फिर तो कोर्ट के ऊपर जैसे एग्जिस्टिंग जो व्यवस्था है कि वहां पे अब रिड्यूसल मैकेनिज्म है, वहां पे जाइए अपने केसेस को लेकर, वो कोर्ट सुनवाई करेगी और उस पर डिसीजन देगी। तो यूसीसी का जो लागू करने का एक औचित्य जो था कि भाई आप ये सारे जो पॉलीगैमी, मैरिजेज, सक्सेशन और इन सब को लेके जो एक डिस्पैरिटी है उसमें एक यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए, वो एक रूल्स ऑफ जब आप फ्रेम करते हैं तो उसमें आ जानी चाहिए। तो कोर्ट ने तो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन की है। रूल्स में जो आप कह रहे हैं वो यूनिफॉर्मिटी से संबंधित नहीं है। वो ये है कि जब मामला न्यायालय के पास जाएगा तो पारदर्शिता होनी चाहिए, दोनों पक्षों को पता रहना चाहिए कि न्यायालय क्या क्या चीज देखने वाली है, आधार क्या होगा। मिसाल के तौर पे अभी मामला आया था जिसमें आत्महत्या एक व्यक्ति ने कर ली और उसको ऐसा लग रहा था कि सिस्टम बहुत इनइक्विटस है या पारदर्शी बिल्कुल नहीं, उसे समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। ये स्थिति नहीं आनी चाहिए। ये क्रिटिसिज्म अगर होता है तो वो कुछ हद तक मैं भी व्यक्तिगत रूप से करूं तो मैं मानता हूं उसको। अब उसको कैसे किया जाए, तो उसको करने के लिए या तो हम रूल में प्रोविजन करें या फिर एक्ट में प्रोविजन करें। रूल में प्रोविजन करने की कुछ चर्चा हुई थी लेकिन वो बात आगे नहीं बढ़ी। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इस पे भी विचार विमर्श किया जाएगा और जो आप यूनिफॉर्मिटी कह रहे हैं वो एक रूपता जो विभिन्न न्यायालय द्वारा एक रूप तरीके से निर्णय दिया जाए, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पक्षकारों को पता रहे कि क्या देखना है। और तीसरी बात है कि समयबद्ध तरीके से हो। ऐसा नहीं कि डिवोर्स का मामला है, अब 30 साल तक डिवोर्स का मामला ही चल रहा है। इसमें कुछ ना कुछ काम होना चाहिए, ऐसी मेरी व्यक्तिगत मान्यता है। इस पे चर्चा हुई थी लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में कुछ ना कुछ जरूर इसमें किया जाए। अब आप अपनी तरफ से ये बताएं कि अब यूसीसी लागू होने के बाद जो इस यूसीसी ड्राफ्ट और जो एक्ट, जो रूल आप लोगों ने फ्रेम किया है, उससे पूरे उत्तराखंड समाज में जो सबसे बड़ी चीज, जो ट्रांसफॉर्मेशन आप आने वाले दिनों में देखते हैं कि इससे क्या बदलाव आएंगे इस रूल के फ्रेम होने से? एक तो जो लोग हैं, एक विचारधारा वाले, उनका कहना है कि भाई वो सारे लिव इन वाले जो हैं वो सब देहरादून छोड़कर भाग जाएंगे उत्तराखंड से दूसरे स्टेट में। लेकिन आपको क्या लगता है कि इससे समाज में क्या सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद आप रखते हैं? ये आलोचना का विषय हो सकता है कि जैसे आपने कहा लिव इन वाले उत्तराखंड छोड़ के भाग जाएंगे, इस प्रकार की कुछ कहानियां मैं अखबारों में भी पढ़ रहा हूँ। लेकिन एक बार जब वो रजिस्ट्रेशन आसान लगेगा ना लोगों को और ये लगेगा कि उनकी निजता भंग नहीं हो रही है, तो अपने आप सिस्टम में विश्वास पैदा होना चाहिए। ऐसा मेरा विचार है, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं तो उसको ऐसे देख रहा हूं कि उल्टा होना चाहिए। बाहर के लोग भी अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहीं आके लिव इन में रहें, और अगर उनको ये भरोसा हो जाए कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, बेडरूम में ताका झांकी कर रहे हैं, अब वो तो एक जनरल स्टेटमेंट हो गया। मान लीजिए कि उनको लगे और एक्ट इस प्रकार से लागू हो कि बेडरूम में कोई ताका झांकी नहीं है, कोई उनका उनका शोषण करने के लिए कोई सरकारी तंत्र नहीं है, वो उनकी सुरक्षा के लिए डेटा लेके हमने कैद कर लिया है। अगर ये बात बन जाती है तब तो जो डर है वो तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ये इसका तो लिव इन के बारे में तो ये है। अब दूसरी बात यह है कि जब हमने यूनिफॉर्मिटी लाई फैमिली लॉज में, मैरिज, डिवोर्स, लिव इन और इनहेरिटेंस और सक्सेशन में, तो कई समाजों में जो अलग अलग चीजें थी उसको हमने एक तो सरल किया और यूनिफॉर्म किया है। मिसाल के तौर पे अब लोग ये भी आरोप लगाते हैं ना कि इससे किसी पर्टिकुलर समुदाय को हिट करने की कोशिश की जा रही है, टारगेट करने के लिए ये लाया हाँ, गया। वो ऐसा कहा जाता है। लेकिन आप ये देखिए कि कौन सा डेवलप्ड समाज होगा जो ये कहेगा कि हमारे अंदर जो महिलाएं रहती हैं उनको दबा के या कुचल के रखा जाए। क्या ये समय है? हम जिस और हमारी सभ्यता आगे बढ़ रही है, चाहे हिंदुस्तान क्या बाकी आप किसी भी देश में चले जाइए, आने वाला समय तो समानता ही कही है ना, वो तो कोई नकार नहीं सकता। तो हमने जो एक्ट में प्रोविजन किया है उससे बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं के हितों की रक्षा होने वाली है। आप कह सकते हो उसमें से अधिकांश महिलाएं एक पर्टिकुलर समुदाय, पर्टिकुलर धर्म की होंगी, डजंट मैटर। हमारा ब्रॉड प्लान था कि महिलाओं के हितों की सुरक्षा करना। आप देखेंगे जैसे आप कह रहे हैं ना कि केवल पर्टिकुलर समुदाय की बात है, हिंदू मैरिज एक्ट में ये व्यवस्था है कि यदि दो लोगों के बीच में शादी हुई
और बाद में पता चला कि महिला गर्भवती थी किसी और पुरुष से, तो शादी वॉइड हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट में यह व्यवस्था नहीं थी कि यदि पुरुष ने किसी दूसरी स्त्री को गर्भवती कर रखा है शादी के समय और नहीं बताता है और शादी करता है किसी और से, वो जब मामला प्रकाश में आ जाएगा तो महिला को यह अधिकार, पुरुष को, दोनों को बराबर अधिकार प्राप्त होने चाहिए ना। तो क्या महिला भी इसको अवॉइड करा सकती है कि नहीं करा सकती है? तो वो अधिकार महिलाओं के हितों की संरक्षण के लिए। ये ऐसा नहीं कि केवल महिलाएं गर्भवती हो जाएंगे तो आप शादी तोड़ दीजिएगा, पुरुष भी किसी को गर्भवती करेंगे तो वो शादी तोड़ सकते हैं। ये केवल मुस्लिम समुदाय की बात नहीं है, ये मैंने एक एग्जाम्पल केवल इसलिए दिया, इससे हमारे पास समुदाय का कोई ये नहीं था। हमारे पास महिला एज ए ग्रुप जरूर थी कि उनके हितों की रक्षा करनी, बल्कि कुछ आगे चल के उनको हमने कुछ एक्स्ट्रा अधिकार दिए, जैसे मैंने लिविंग में बताया। तो लोगों के कम से कम 50% जो आबादी है उत्तराखंड की, उनके तो हितों की निश्चित रूप से सुरक्षा होने वाली है, इतना तो मैं कह सकता। और खास करके जो वुमेन एम्पावरमेंट या उनके जो हित हैं, उनका जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा प्रोटेक्ट होगा, आपको लगता है कि निश्चित रूप से अंडरलाइन थीम यही है, वुमेन एम्पावरमेंट, उनकी रक्षा करना, उनके अधिकारों का हनन नहीं। और मैं ये बता रहा हूं, जब हम लोग गए थे दौरे पे अलग अलग जगहों पे, ऐसा नहीं कि पुरुष नहीं चाहते, पुरुषों ने बढ़ चढ़ के कहा था कि हाँ ऐसा होना चाहिए। एक आध जगह कहीं कहीं ऐसा स्वर सुनाई दिया कि अरे आप हम लोग हमें दबा रहे हैं भाई दबे, बट मैं तो मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ। ओवरवेलमिंग मेजोरिटी कर रही थी नहीं नहीं, बच्चियों के हितों की रक्षा होना चाहिए। अब चूंकि सत्येंद्र जी आपने उत्तराखंड में यूसीसी का पूरा फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंट किया और आपका इतना लंबा करियर रहा है, अलग अलग आपने प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है, तो थोड़े वो अनुभव भी आपके साथ दर्शकों को हम शेयर कराना चाहेंगे कि किस तरह से अयोध्या राम मंदिर और उस पूरे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का एक जो पूरा एफर्ट था उसमें भी आप इन्वॉल्व रहे, और वाजपेयी जी ने जो अयोध्या सेल बनाया था उसका जिम्मा आपके मत्थे रखा था। तो उन सारे अनुभवों को भी हम एक एक करके शेयर करेंगे। तो अटल जी के साथ काम करने का कैसा अनुभव था, और अयोध्या सेल में जो आप लोग उस समय डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का एफर्ट करना चाहते थे, तो लोग कहते हैं कि भाई इसमें 3 प्रधानमंत्रियों ने काफी सीरियस एफर्ट किया, जिसमें कि चंद्रशेखर ने काफी कोशिश की कि इसको रिजॉल्व किया जाए, नरसिम्हा राव ने भी कोशिश की, अटल जी ने कोशिश की, लेकिन सबसे नहीं हुआ, मोदी जी ने करके दिखा दिया। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अयोध्या डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का? तो सबसे पहले तो मुझे मौका मिला था अटल जी के साथ काम करने का, मैं अपना सौभाग्य समझता हूं, क्योंकि एक व्यक्ति के रूप में, एक स्टेट्समैन के रूप में मैंने उनके साथ जो नजदीक से उनको देखा, तो मैं तो यही कह सकता हूं कि मुझे सीखने का मौका मिला। बहुत ही मधुर स्मृतियां हैं उनके साथ चर्चा करने की मुझे। अब आप देखेंगे कि उस वक्त दोनों समुदायों से बातचीत शुरू की गई थी, बातचीत चल रही थी, और काफी कोशिश, आपने सही कहा, चंद्रशेखर जी के जमाने में भी एक संवाद शुरू हुआ था, और ये कोशिश की जा रही थी कि सर्टेन कंडीशंस के साथ एक समझौता बन जाए, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए। और नरसिम्हा राव जी के समय भी काम हुआ। अटल जी के समय जब काम चल रहा था तो सौभाग्यवश मुझे मौका मिला दोनों कम्युनिटी से बात करने के लिए। तो बात आके कुछ बिंदुओं पे अटक जा रही थी जो कि बड़े सेंसिटिव मामले थे। तो एक बिंदु उसमें ये भी था कि यदि अयोध्या दे भी देते हैं तो बाकी जगहों का क्या होगा, तो उस पर कोई लिखित रूप में एग्रीमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, मामला सेंसिटिव था। तो इसमें अल्टीमेटली दोनों पक्षों ने ये सोचा कि बेहतर है कि कोर्ट की जो तय करेगी वो बेहतर है। तो हम लोग उस पर काम करने की कोशिश तो की, लेकिन वो फलीभूत न तो चंद्रशेखर जी के जमाने में हो पाया और न ही जब मैं काम कर रहा था तो वो हो पाया। एक घटना मुझे जरूर याद आती है, जबकि ये अयोध्या में शिलादान होना था। उस वक्त बहुत बड़ी आशंका प्रकट की गई थी, विश्व हिंदू परिषद ने नारा दिया था सब चलेंगे और एक पर्टिकुलर जगह पे जाके शिलादान करेंगे जहां की कानूनी रूप से करना उचित नहीं था। उस वक्त काफी बिल्डअप था, ऐसा लग रहा था कि दिसंबर 1992 कहीं रिपीट तो नहीं होने वाला है। और मैं तो यही कहूंगा कि अटल जी ने मुझ पर भरोसा किया था, और मैं उस वक्त केवल डायरेक्टर था। मैं अदना सा डायरेक्टर था, डायरेक्टर लेवल ऑफिसर था। आप उस समय फैजाबाद में उसके पहले फैजाबाद में कमिश्नर था।
कमिश्नर थे। हाँ, ये उसके बाद की बात है। हम्म। फैजाबाद में कमिश्नर रहा था, तभी दोनों पक्षों से मेरी जान पहचान थी, मुलाकात थी, दोनों को भरोसा था, तो उस हिसाब से मुझे पिकअप किया गया था वहां। हम्म। और जब वो मामला प्रकाश में आया तो उन्होंने मुझे पर्सनली कहा कि इस मामले को सुलझाने का दायित्व आपका होगा, वहां कोई भी वायलेंस नहीं होना चाहिए। देखिए कितनी बड़ी सोच थी उनकी। अगर वो चाहते तो दूसरी बातें भी कर सकते थे कि इनको फैसिलिटेट कर दीजिएगा, ये नहीं कहा बिल्कुल। उन्होंने। कहा राष्ट्रहित सर्वोपरि है, हम्म। वहां कोई, आपकी काबिलियत इसी में होगी कि वहां कोई भी वायलेंस नहीं हो। ये उनका संक्षेप है, बाकी समझना तो मुझे। बिल्कुल। मुझ पर भरोसा किया और मैं जब वहां गया तो पूरी छावनी के रूप में तब्दील था पूरा शहर। और जो हिंदू जो विश्व हिंदू परिषद वाले थे वो मतलब काफी उतावले थे कुछ न कुछ करने के लिए। सौभाग्यवश सबको मैं जानता था, दोनों पक्षों को मैं जानता था, तो बातचीत की गई और शिलान्यास कहीं और कराया गया और उस संकट से देश निकल आया। ये पूरा का पूरा श्रेय माननीय अटल जी को जाता है। उन्होंने तो मुझे केवल दिशा निर्देश दिया था और उनके हुक्म पे मैंने काम किया था। बहुत बहुत ही मधुर स्मृति है उनके साथ काम करने की। दूसरा दूसरा व्यक्ति जिनके साथ मैंने काम किया, प्रधानमंत्री, 3 प्रधानमंत्रियों के साथ मैंने काम किया, दूसरे डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे। यद्यपि आपने नहीं पूछा लेकिन मैं जरूर बोलना चाहूंगा, उनकी विद्वता, उनका समर्पण राष्ट्रहित के प्रति, उनका ज्ञान, एक विद्वान तो एक इंटेलिजेंट आदमी होता है और एक ब्रॉड बेस्ड ज्ञान होता है, क्योंकि उन्होंने हर पहलू को देखा था हमारे समाज के, जिसमें केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है। एक्चुअली उनसे अगर आप बात करते हैं ना फॉरेन पॉलिसी पे, उनका नॉलेज इतना अच्छा था कि बड़े बड़े जो फॉरेन पॉलिसी के जानकार लोग फॉरेन सर्विस के होते थे वो दब के चुपचाप हो जाते थे जब वो बोलना शुरू करते। ऐसे विद्वान आदमी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला उस वक्त। तो जिस वक्त दुर्भाग्यवश मैंने ज्वाइन किया तो काफी कुछ देश के आंदोलन चल रहे थे उस वक्त, आप सबको पता है, मैं उसका अब दोबारा जिक्र नहीं करना चाहता हूं। उस आंदोलन के बीच में भी मैंने देखा कि उन्होंने अपना पॉइस, अपना बैलेंस हमेशा बना के रखा। कभी भी मैंने उनको नहीं देखा कि इसके कारण कुछ विचलित होके कुछ झुंझलाहट में हम लोगों को कभी बोला हो। उसी प्रकार के गार्डियन के रूप में हमें बताते थे क्या करना है, डिस्पाइट कि इतना कुछ चल रहा था देश में। मुझे याद है उस वक्त मामले आए थे एनवायरमेंटल फॉरेस्ट क्लियरेंस के, जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जयराम रमेश जी थे, उनकी अपनी गो नो की पॉलिसी लेके आए थे। उस पर बड़ी विशद चर्चा हुई थी ताकि इंडिया की इकोनॉमी कहीं नहीं बैठ जाए, डेवलपमेंटल काम भी चलती रहे। इसी प्रकार से लैंड एक्विजिशन एक्ट का मामला लेके आए थे, उसके प्रणेता भी जयराम रमेश जी थे। उनके अपने आइडियाज थे, देश के हित में कुछ और आइडियाज भी सामने आए थे, उसका सामंजस्य कैसे बनाना है। इसमें मुझे मौका दिया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कि मैं मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट करूं और उसकी दिशा निर्धारित की। मैं उनका बहुत 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 शुक्रगुजार हूं। और उस समय आप जो थे पीएमओ में ही डॉक्टर साहब के साथ काम कर रहे थे? जी, मैं पीएमओ में ज्वाइंट सेक्रेटरी था पहले और फिर वही एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में मैं प्रमोट, और करीब 4.5 साल का समय मैंने उनका समय साथ गुजारा था। उसके बाद मोदी जी आए। डॉक्टर साहब का एक आध और किस्सा कुछ सुन लें कि डॉक्टर साहब ने कोई आपको किसी इशू के ऊपर डायरेक्शन दिया हो कि भाई इस इशू को ऐसे हैंडल करना है, क्योंकि उस दौरान में तमाम जो मंत्री थे वो सबके अपने अपने इंटरेस्ट थे और सारे मंत्री अपने ढंग से अपने डिपार्टमेंट को चलाते थे। और डॉक्टर साहब के बारे में ये था कि डॉक्टर साहब एक ऐसे सरकार के मुखिया थे कि उनको कई जगह से अप्रूवल लेना पड़ता था, तो उनके सामने बड़ा चैलेंज था। और उस चैलेंजिंग टाइम में उन्होंने एज ए प्रधानमंत्री अपना जो एजेंडा है गवर्नेंस का उसको इम्प्लीमेंट किया। कई सारे लैंडमार्क जो कहते हैं रिफॉर्म उन्होंने इम्प्लीमेंट किए उस दौर में। तो कुछ ऐसा कोई कहानी बताइए कि जिसमें डॉक्टर साहब ने आपको कहा हो कि भाई शत्रुघ्न जी इसको ऐसे आप हैंडल कीजिए। तो जो मैंने 2 मुद्दे बताए थे वही थे। फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट में पहले जयराम रमेश जी मंत्री थे, बाद में नटराजन जी आई थी। हाँ, वो तो टैक्स भी काफी मशहूर हो गया था अरुण जेटली। मैं ऐसी बात नहीं। तो आप समझ रहे हैं कि परेशानियां अलग अलग किस्म की आई थी। जयराम रमेश जी के अपने विचार थे, उनके अपने फर्म विचार थे, ऐसा नहीं कि कोई देश के विरोध तो नहीं सोच रहे थे, उनके अपने विचार थे। जो देश के आर्थिक विकास के लिए जो रास्ता तय होना चाहिए वो डॉक्टर साहब के विचार थे, हमारे प्रधानमंत्री जी के। दोनों में सामंजस्य कैसे बनाना है इसका काम उन्होंने सौंपा था। नायर साहब थे उस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी, दोनों ने उसमें मिलकर काम किया था। बाद में चल के जो अलग किस्म की समस्या है
जो जयंती नटराजन जी के समय रही, उस वक्त भी उन्होंने बुला के हिदायत दी थी कि इसमें देखना कहीं कि हमारे विकास का रथ नहीं रुके और इस प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो, ये करना आपका काम है। तो बहुत बड़ी चीज थी और उसमें काम किया गया था। और ऑनेस्टी पे डॉक्टर साहब की तो आज तक किसी ने सवाल नहीं उठाया कि कोई सवाल उठा ही नहीं सकता। हाँ, कि कोई सवाल उठा ही नहीं सकता। उनकी इंटीग्रिटी तो मतलब उनकी इंटीग्रिटी जैसे वाले लोग तो दुनिया में बहुत कम मिलेंगे। हिंदुस्तान की तो बात ही छोड़ी। और हम लोगों को तो उन्होंने जो सिखाया वो तो बहुत बड़ी चीज है। इन तूफानों के बीच में भी अपने इंटीग्रिटी, अपने विचार की शुद्धता को बरकरार रखना बहुत बड़ी चीज है। और तीसरे प्रधानमंत्री जो इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ भी आपने काम किया है। तो उनके साथ छोटा समय मिला मुझे काम करने का, क्योंकि उसके बाद मैं DIPP में एडिशनल सेक्रेटरी चला गया था। लेकिन शुरुआत में जब आए तो इन्होंने सारे सेक्टर को समझना पहले चाह रहे थे, क्योंकि केंद्र में उन्होंने कैसे काम करती है व्यवस्था उसका जायजा लेना चाह रहे थे शुरू में। तो दो बातें जिसमें मैंने काम किया था, एक तो जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, क्योंकि सत्ता जब बदलती है तो सभी लोग नए होते हैं, राष्ट्रपति का अभिभाषण में क्या लिखना है नहीं लिखना है, तो वो मुझे ये अनुभव, अपने अनुभव के आधार पे ये पता था कि ये ऐसा हो सकता है कि सत्ता में परिवर्तन हो और अगला सत्ता, जो सिविल सर्वेंट का काम होता है बिल्कुल पहचान के कि उसकी तैयारी क्या करनी है, तो मैंने पहले से तैयारी कर रखी। तो जब नृपेंद्र मिश्रा जी आए प्रमुख सचिव के, प्रधान सचिव के रूप में वहां, तो जो एक बना बनाया ड्राफ्ट मेरा तैयार था कि भाई आपकी सोच क्या है, आपकी सोच के अनुसार राष्ट्रपति जी को क्या कहना है। तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी कि उसी ड्राफ्ट में फिर काम हुआ और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन्होंने शाबाशी दी थी उस पर। दूसरा जो वाक्य मुझे आया था, हालांकि बहुत कम समय में उनके साथ था, वो ये था कि उन्होंने सभी लोगों को जो सेक्टर्स देखा करते थे उनसे कहा था कि आप एक प्रेजेंटेशन करेंगे हर आदमी कि आप में क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, आपके क्या विचार है, आप एक प्रेजेंटेशन कीजिए। मैंने अपना प्रेजेंटेशन किया था, उसमें कई सेक्टर्स थे जिसमें मैं काम करता था, उसमें से एक था एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट वाला। और मुझे ये पता था कि गंगा की शुद्धता और शुचिता बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी कटिबद्ध है, उनके पुराने भाषण से प्रतिध्वनित होता था। मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया कर लिया था कि पहले गुजरात चीफ मिनिस्टर के रूप में उन्होंने गंगा जो भी उनके भाषण थे ना वो हम लोग सुनते रहते थे, दिमाग में था कि हाँ ये वाली चीज उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो गंगा पे मैंने एक थोड़ा लंबा प्रेजेंटेशन, बाकी तो मैंने छोटा छोटा प्रेजेंटेशन किया और सारे समय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ध्यानपूर्वक उसको सुना। अच्छा, ध्यानपूर्वक सुनने के बाद प्रेजेंटेशन तो खत्म हो गया, सब कोई चले आए, मैं चला गया DIPP में, आजकल DPIIT बोलते हैं, हम लोग DIPP में चले गए, काम चल रहा था। एक दिन मेरे पास उमा भारती जी का फोन आया, उनके पास जल संसाधन मंत्रालय उनको दिया गया था। उन्होंने कहा आप कहाँ हैं? उनको मैं बहुत पहले से जानता था, व्यक्तिगत रूप से हमारी जानकारी, तो हमारी जान पहचान थी। आप कहाँ हैं? मैंने कहा मैं तो अपने ऑफिस में हूँ, आप तुरंत आइए। क्या हो गया, क्या विपदा आ गई? उन्होंने कहा नहीं आपको पता नहीं, आज पूरी मीटिंग में गंगा पे चर्चा हो रही थी, सारे एनवायरमेंट फॉरेस्ट के लोग, जल संसाधन के लोग, विद्वान लोग बैठे हुए थे और सबको सुनने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे यहाँ एक एडिशनल सेक्रेटरी होते थे शत्रुघ्न सिंह जी, आप लोग जाके उनसे शिक्षा लीजिए कि क्या करना है। अब ये इससे बड़े गर्व की बात मेरे लिए तो और क्या ही। और वो ऐसे स्रोत से मुझे पता चला जो जिसकी विश्वसनीयता पे संदेह तो नहीं किया जा सकता। तो इनके साथ मैंने देखा कि काम में डिलीवरी कैसे देनी है, कैसे जल्दी डिलीवर करना है। ये सब जो पुरानी परंपरा है ना ब्यूरोक्रेसी की, रेड की, या एक जब बात उन्होंने शुरू में आते साथ कही थी, लोग जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो अपनी फौज को लेके आते हैं, वो उनके खास लोग होते हैं जिनके साथ उनको काम करना। मैं नहीं चाहता इसको। बहुत बड़ी बात कही थी, ये सही बात उन्होंने लफ्ज पकड़ रखी थी कि ऐसा होता है। तो डिलीवरी की बात जो उनके अंदर थी ना, वो मैंने देखी। तो 3 प्रधानमंत्रियों के 3 अलग अलग रूप मैंने देखे, ये मेरा अनुभव है। और बाद में जो गंगा का जिस तरह से नमामि गंगे और वो सारे प्रोजेक्ट गंगा को लेके सरकार ने इम्प्लीमेंट किया, तो उसमें आपका जो प्रेजेंटेशन था वो लगता है काफी काम किया है। अवश्य रहा होगा, क्योंकि फिर तो मैं उस सिस्टम का पार्ट नहीं था, लेकिन जो उमा भारती जी से जब बातचीत हुई थी तो ऑब्वियसली उसको उन्होंने कंसिडर किया होगा। मैं एग्जैक्टली क्या हुआ तो मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन आई एम श्योर कि कोई ना कोई छाप तो जरूर रही है।
और एक टिकैत जी वाला कहानी भी आप बताने वाले थे कि सिंह टिकैत के दौरान जब आप जी। पोस्टेड थे तो उस दौरान क्या हुआ था? तो वो ये है कि सन 1992 में मैं था चीफ सेक्रेटरी का स्टाफ ऑफिसर हुआ करता, और मेरी पोस्टिंग हो गई डीएम मुजफ्फरनगर के पद पे। अच्छा, मैं था उस वक्त लखनऊ के आसपास रहना चाहता था। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि या तो बाराबंकी या उन्नाव या रायबरेली, इन तीन जगह में से किसी जगह में मुझे भेज दीजिएगा। चीफ सेक्रेटरी के स्टाफ ऑफिसर का अमूमन ये माना जाता था कि वो जहां तैनाती चाहेगा वहां उसका हो जाएगा, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी इतना तो करा ही लेते थे अपने स्टाफ ऑफिसर के लिए। पोस्टिंग मेरी हो गई मुजफ्फरनगर। मैं गया, थोड़ा सशंकित तो जरूर हुआ मैं कि मुजफ्फरनगर में तो बड़ा बवाली जिला है, ऐसा तो नहीं कुछ गड़बड़ हुई। मैं गया मिलने के लिए। तो उस दिन उनकी कोई मीटिंग चल रही थी, तो मैं बैठ गया। उनके जो 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 सीनियर मोस्ट पीएस थे, एमसी जैन साहब हुआ करते थे, बहुत पुराने आदमी, बहुत कुरान, बहुत ही काम में माहिर है। उन्होंने कहा, अरे सिंह साहब आइए बैठिए, ये आपके साथ क्या हो गया? उनका क्या हो गया? अरे आपकी तैनाती मुजफ्फरनगर में कर दी। वहां के पिछले 3 कलेक्टर्स की लेटर्स की कॉपी मेरे पास है। सबने रो रो के लिखा है कि मुझे यहाँ से जल्दी हटाओ, भगाओ, यहाँ तो बहुत ही मामला खराब है। और एक कलेक्टर के पे तो टिकैत जी ने आक्रमण कर दिया था, उसको घर छोड़ के भागना पड़ा था। वहां आपकी तैनाती कर रहे हैं, पता नहीं बॉस के दिमाग में क्या आ गया है। अब आप समझ सकते हैं कि एक यंग ऑफिसर पहला जिला करने जा रहा है और ये हालत है। तो सक्सेना साहब थे चीफ सेक्रेटरी, उनके यहाँ मैं गया। उन्होंने हंस के कहा, इन सब चीजों पर ध्यान मत दो, सोना जब तक तपेगा नहीं तब तक निखरेगा नहीं। मैंने सोचा कि अच्छा बुजुर्ग आदमी मुझे बुद्धू बना रहे हैं, लॉलीपॉप देके विदा कर रहे हैं। बट एक्चुअली उनकी बात सही थी। जब मैं मुजफ्फरनगर पहुंचा, गेस्ट हाउस में रुका, तो पहला आरटी मैसेज मेरे पास ये आया कि थाना भौरा कला, जो महेंद्र सिंह टिकैत जी का जो इलाका है उसका थाना है, थाना भौरा कला में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने थानेदार की कुर्सी पे कुत्ते को बैठा दिया है, और सारा थाने का स्टाफ है वो बाहर खड़ा है, हाथ जोड़े गए। ये मैसेज आया था। अब आप समझ सकते हैं कि मेरी क्या हालत रही होगी। लेकिन मैं ऐसे अगेन सक्सेना साहब जो चीफ सेक्रेटरी थे उनकी बात मुझे कभी भूलता नहीं। इतना अच्छा काम करने का मुझे मौका मिला और लोगों का प्यार मिला। उसके पहले के हर कलेक्टर के कार्यकाल में कम से कम भारतीय किसान यूनियन के ऐसे आंदोलन हुए थे जिसमें कुछ लोगों की जाने गई थी। मैं किस्मत वाला रहा कि 2 साल में वहां कलेक्टर रहा, और मुझे कभी भी भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने तंग करने का मौका ही नहीं दिया। कारण यह था कि महेंद्र सिंह टिकैत जी थे बड़े सरल आदमी, जिद्दी आदमी थे, किसानों के हित की बात करने वाले थे, और जो उस इलाके का एक जो गर्म खून होता है उससे बिल्कुल ओतप्रोत थे। लेकिन बहुत ही सरल हृदय आदमी थे। यदि उनको समझ में आ जाएगा कि फला आदमी सही सच्चा आदमी गड़बड़ नहीं करेगा, तो वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। और उन्होंने मुझसे वादा किया था कि आपका जो कुछ दिनों बाद, अच्छे महीने में, कि आपने जो काम करके दिखाया है उसके बाद मैं आपको तंग नहीं करूंगा, और अगर आप इससे विचलित हुए तो पहले मैं आपको सावधान कर दूंगा कि आप गड़बड़ कर रहे हैं। 2 साल में उन्होंने कभी नहीं था। बहुत ही शानदार कार्यकाल निकला मुजफ्फरनगर में। अभी भी जाता हूं तो लोगों का प्यार मिलता है। तो ये तो आपने टिकैत जी की कहानी थी। आपने टिकैत साहब को कुल मिला के वश में कर लिया था कि अब वो वश में कर लीजिए, आप कहिए जादू सम्मोहन कर लीजिए, आप कहिए कि कार्य के बिना पे आपने उनका दिल जीत लिया, जो भी हुआ, लेकिन स्थिति बहुत अच्छी रही। उसके बाद से फिर इनफैक्ट मुझे ये भी याद है कि जब मेरा वहां से तबादला हो गया और मुझे जाना था, तो टिकैत जी ने अपने गांव में मुझे बुलाया था, जिसको विदाई समारोह के लिए। और क्या विदाई समारोह था, गांव के बाहर से ढोल नगाड़ों के साथ जैसे बारात निकलती है वैसी मेरी बारात निकली थी, और टिकैत जी के साथ मैं बैठा था। और उन्होंने अपने भाषण में ये कहा था कि अब मैं थोड़ा अपना गुणगान कर रहा हूं, ठीक है, कुछ बढ़ चढ़ के बोल रहा हूं, पर सत्य है। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि जब से ये कलेक्टर साहब आए हैं तब से मेरी दुकान बंद हो गई। अपने भाषण में कहा। उनके पुत्र मौजूद हैं, आप किसी से पूछ सकते हैं, राकेश और नरेश बच्चे थे उस वक्त, छोटे थे। तो बहुत अच्छा समय। तो कुल मिला के जो 3 प्रधानमंत्रियों के साथ आपने काम किया उसमें अटल जी की जो सरलता थी, उनका जो कवि हृदय था, उनकी जो यूएसपी कही जाती है,
वो आपको सबसे ज्यादा चार्म आप बिल्कुल हो गए, या फिर डॉक्टर साहब के उस विद्वता से, या नरेंद्र मोदी की जो एक्शन टैग्ड इम्प्लीमेंटेशन का जो उनका मैकेनिज्म है उससे? तो तीनों की अलग अलग किस्म की विशेषताएं थी। अटल जी से अगर आप पूछे तो मैं दिल से समर्पित हूँ। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से अगर की बात करें तो मैं अपनी पूरी बुद्धि से समर्पित हूँ। और वर्तमान प्रधानमंत्री जी की बात करें तो इनका एक समायोजन है। दिल से तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन बुद्धि जरूर है, बुद्धि से, क्योंकि प्रधानमंत्री जी डिलीवरी वाले हैं। उनके अंदर वो चीज, मतलब आलोचना की बात नहीं, इसको आलोचना के रूप में ले ले कोई, वो डिलीवरी वाले आदमी है। उनको 24 घंटे देश का विकास कैसे हो इसकी धुन घूमते रहते हैं। उसमें कभी कभी दिल थोड़ा मजबूत कठोर हो जाता है, ठीक है। कभी कभी जो रैशनल थिंकिंग होती है वो भी कभी कभी आच्छादित हो जाती है इस भाव से कि मुझे बस काम करना है, जल्दी करना है। तो तीनों के अलग अलग यूएसपी थे, तीनों का अलग अलग स्थान है मेरे अंदर। मेरा व्यक्तिगत, मेरे अंदर किसका कैसा स्थान हो, उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, लेकिन मेरे दिल में जो है मैंने बता दिया आपको। तीनों की अपनी अपनी विशेषता है जिसका मैं सम्मान करता हूँ, जिसको मैं अपने अंदर संजो के रखूँ। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सतवन जी, हमसे ये सारे रोचक अपने जिंदगी के अनुभव और कहानियां शेयर करने के लिए। और जिस तरह से आप यूसीसी उत्तराखंड में लागू करके पहला ऐसा स्टेट बन चुके हैं कि जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया गया है, तो इसमें तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जो आम आदमी है उसकी जिंदगी है वो और सरल होगी, और वुमेन जो महिलाएं हैं उनकी जिंदगी में और प्रकाश आएगा, वो और एम्पावर होंगी। धन्यवाद। धन्यवाद।